Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 8 अप्रैल 2021 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिलता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिलते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सर्बिया को। सर्बिया कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है अच्छे से मैप में देखना, और इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है फिर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। हाँ, तो हमारा आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि इंटरनेट का इशू हो गया था उसकी वजह से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट नहीं हो पाया उसका, तो फिर उसकी वजह से तो हम लोग ना ही न्यूज़पेपर डाउनलोड कर पाएंगे ना ही कोई चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर लेट हो चुका है आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। कोई बात नहीं, अपलोड करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, नाउ जिस दिन मैं सोचता हूँ कि यार जल्दी अपलोड कर दो उस दिन ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी बार हो चुका मेरे साथ ये। चलो देखते हैं। फिलहाल सबसे पहला आर्टिकल आता है ये वाला। एक बार जल्दी से हम लोग जो है सारा न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका ओवरव्यू ले लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है वो अगेन वैक्सीनेशन के बारे में बताता है। तो जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उनके द्वारा बोला गया जो वैक्सीनेशन है उसकी कोई शॉर्टेजेस नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो यही मुद्दा उठा रही हैं कि वैक्सीनेशन वगैरह है नहीं क्या। बिल्कुल भी, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम केसेस देखें तो लगातार केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और आप देखो पाओगे कि 1 लाख प्लस केसेस निकल रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लग गया है। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो रही बकवास जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वाकई में अगर हम वैक्सीनेशन में बात करें तो हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इजराइल, चिली, यूके, यूएस, ब्राज़ील, चाइना, ये सब जो है काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये खुद डेटा यहाँ पर बताता है। ओके, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा। ओके, क्यों ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि आप बराबर में सिचुएशन देख सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पर आजकल के टाइम पर 1 लाख प्लस केसेस देखने को मिल रहे हैं और ये पिछले दिन का सिंगल डे स्पाइक है। इंडिया ने रिपोर्ट करा है 1.26 लाख केसेस, तो आप देख सकते हो कितना हायर यहाँ पर लगातार हमने स्टार्ट किया था। जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था केसेस के बारे में, जब बढ़ रहे थे 7,000 से और आज देख पाओगे डेली जो निकल रहे हैं वो हैं 1 लाख प्लस केसेस, है ना। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र भी आ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू लगाए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं और ऐसा ना हो कि हाँ हम लोग यहाँ पर दूसरा लॉकडाउन देख पाएँ, वैसे ऐसा होगा नहीं जहाँ तक मालूम है। ठीक है, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें वैक्सीनेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो हम लोग हैं हमें खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग जब तक अपना ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी रेट है उसको अनचेंज कर रखा है। मतलब कि देखो जो पॉलिसी रेट है जो चल रहा था जैसा पहले, वो वैसा का वैसा ही चलने वाला है। अभी हम लोगों ने बात करा था कि जो इन्फ्लेशन रेट है, हमने हाल ही में पढ़ा था, इन्फ्लेशन रेट है उसको भी बिल्कुल सेम रख रखा है, क्या 4+-2। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट एज इट इज़ चलने वाला है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे बातचीत करी जा रही है रेपो रेट की। तो देख पाओगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने अब देखो बोला है कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखना चाहिए 4% पर, उसको नहीं बदलना चाहिए। ओके, नाउ ये रेपो रेट क्या होता है, अब रेपो रेट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आपको ये जब भी आप UPSC प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर रमेश सिंह की बुक भी पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो रेपो रेट है इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो बाकी सारी हमारी बैंक्स हैं, PNB, HDFC, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं मनी
ठीक है, अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह सेल करते हैं किसको, सेंट्रल बैंक को। तो ध्यान रखना, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक को अपनी सिक्योरिटीज सेल करेगा। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हो इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा देगा, मतलब मनी प्रोवाइड करवाएगा, और मनी प्रोवाइड करवाएगा ताकि जो है ये लोग अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएँ। मान लो कोविड का टाइम चला, बैंक के पास या फिर बैंक के पास जो फंड है वो शॉर्ट हो गया, तो फिर क्या होता है, आरबीआई इनको फंड प्रोवाइड करवा देता है। आरबीआई जब इनको पैसा देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ओके, क्या होता है, कभी कभी जो है इन्फ्लेशंस वगैरह को भी अंडर कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई जो है इनको फंड वगैरह प्रोवाइड करवा देता है, पैसा दे देता है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, और देखो ये तो रेपो रेट हो गया। इसका ही दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक्स जो है वो मनी प्रोवाइड करवा देते हैं आरबीआई को। ओके, फिलहाल यहाँ पर आपको इतना अभी रेपो रेट पढ़ रहे हैं हम, तो रेपो रेट के बारे में ध्यान रखना। रेपो रेट का मतलब यह है कि एक ऐसे रेट पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो बोरो करते हैं मनी, किससे, सेंट्रल बैंक से। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर वीडियो स्टक हो रहा है। हाँ हाँ, तो जब फंड वगैरह की शॉर्टेज पड़ जाती है तो ये सारा काम कराया जाता है। ओके, क्लियर हो गया। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये वीडियो थोड़ा सा स्टक हो रहा था, कोई बात नहीं, हो गया क्लियर यहाँ पर। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आप देख पाओगे यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे में अप्रूव कर दिया है टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब क्या होता है कि देखो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या होगा, हम लोग इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब इंसेंटिव्स कुछ मनी वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे और उससे क्या होगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को एक सपोर्टिंग मिलेगी और जो वो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम लोग ग्रो कर पाएंगे। अब ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अगर हम लोग ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो किस लिए, ताकि जो हम जो आप कह सकते हो सोलर फोटोवोल्टेक बोलते हैं, पीवी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कि हम लोग रूफ वगैरह पे लगाते हैं, आप छत पे देख पाओगे इस तरीके से सोलर प्लांट लगते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम पीवी बोलते हैं, फोटोवोल्टेक, सोलर फोटोवोल्टेक। तो ये जो है, अब अगर हम बात करें तो हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ने की बात तो करते हैं। अब यहाँ पर इसी की हमारे पास हम लोग इसी को सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया जो है अगर हम बात करें लार्जली डिपेंडेंट है इसके ऊपर, सोलर वोल्टेक मॉड्यूल्स के ऊपर, और हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। नाउ अब यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आ चुके हैं। यानी कि अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, काफ़ी अच्छा पैसा भी आपको मिलने वाला है। तो आप अब क्या होगा, अब हम लोग जो ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं इनको बनाने की कोशिश करेंगे, इनको मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाएँ। और जो ये कैबिनेट है, आप कह सकते हो ये जो मीटिंग है इसको चेयर करा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और एक और स्टेप लिया इन्होंने हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरफ, क्योंकि ये भी हमारा एक स्टेप है जिससे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत पर बढ़ेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग क्या है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव हम इसलिए लाए थे ताकि हम लोग इंपोर्ट्स वगैरह करना कम करें और अपनी कंट्री के अंदर चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ये इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये वाइट गुड्स के लिए भी है, यानी कि एयर कंडीशनर्स और एलईडीज़ वगैरह इनके लिए भी, एलईडी लाइट्स, एयर कंडीशनर्स, इन सब के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। यानी कि इन सब को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ओके, जिससे कि हमारी जो सोलर कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ जो ये स्कीम है इससे जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, वो भी बढ़ जाएगा लगभग 30,000 पीपल तक का, और इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो भी बढ़ जाएंगी 1.2 लाख तक की। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कहीं ना हर जगह पर इससे जाओ कि हम लोगों को फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सेंटर है उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ये इटालियन का मैरीन केस को बंद करने को बोला है। यार मैंने ये देखा ना आर्टिकल, ये इतना पुराना आर्टिकल आ गया, बहुत पुराना है। इसको हमने डिस्कस किया था जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो इस आर्टिकल को हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया था। इसको हमने लगभग अप्रैल वगैरह में पिछले साल डिस्कस किया था। ठीक है, तो फिर उसी की वजह से यहाँ पर ये वापस से न्यूज़ में आया है। हुआ क्या था, एक देखो, एक एनरिका लेक्सी केस हुआ था। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक एनरिका लेक्सी केस हुआ था। एनरिका लेक्सी केस में 2 पर्सन थे, 2 इटालियन पर्सन थे। ठीक है, आप कह सकते हो कि वो शिप पर थे और केरला की साइड पर थे। अब वहाँ पर केरला की साइड पर, केरला के ऑफ कोस्ट पर क्या हुआ, वहाँ पर मछुआरे थे। अब मछुआरे को क्या करा, ये जो इटाली वाले लोग थे, इटली वाले आप कह सकते हो, इन्होंने गोली मार दी। और यहाँ पे पूछा गया, इनको कस्टडी में लिया गया दोनों को, दोनों इटालियन वालों को। यहाँ पर देखोगे इटालियन शिप है या ना पे एनरिका लेक्सी। एनरिका लेक्सी बेसिकली शिप का नाम है। ये शिप थी केरला के ऑफ कोस्ट पर, और जो है
बेसिकली केरला के ऑफ कोस्ट के पास थी। तो हुआ क्या था कि वहीं ऑफ कोस्ट पे मछुआरे भी खड़े थे, 2 मछुआरे थे मेरे ख्याल से। और इन्होंने क्या करा, ये जो 2 पर्सन थे, इस पे जो शिप है इस पे 2 पर्सन थे, इन्होंने गोली मार दी उन दोनों को और बोला कि यहाँ पर हमें लगा कि पायरेट्स हैं, वो पायरेट्स हमने समझकर उनको गोली मार दी। अब इंडिया ने इन दोनों को कस्टडी में ले लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। नाउ अभी फाइनली सिचुएशन सुधर चुकी है। क्या सिचुएशन सुधर चुकी है कि जो विक्टिम है, ठीक है, अब यहाँ पर जिनको भी गोली लगी थी उनके फैमिलीज़ वगैरह को कंपनसेशन मिल चुका है, कंपनसेशन प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो आप देख पाओगे केस जो है बहुत लंबा, बहुत पुराना केस है, लगभग 2012 का केस है। ये अभी तक घसीट रहा है केस, ठीक है। 2012 से लेकर आप देख पाओगे अब 2021 में जाकर इसको केस को बंद करा जा रहा है। ओके, ना उसके बाद आता है एक नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, यह वाला आर्टिकल हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे बात करेंगे इसमें। गवर्नमेंट यहाँ पर आप कह सकते हो तैयारी कर रही है कि अब हम लोग जो अपनी यील्ड है उसको बूस्टअप करेंगे फ्रॉम पॉपी। अब बेसिकली यहाँ पे ओपीएम की बात करी जा रही है, ओपीएम जिसको हम लोग अफीम बोलते हैं, है ना। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं, जो प्रोडक्शन होगी किसकी, पॉपी स्ट्रॉ की, वो बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पॉपी स्ट्रॉ की प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और किससे, ये इंडिया के ओपियम क्रॉप से। ओपियम क्या होता है, बेसिकली होती है अफीम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे अब अफीम तो हमने पढ़ लिया, ये ओपियम स्ट्रॉ हो गया। अब ये ओपियम से ही हम लोग पॉपी स्ट्रॉ निकालेंगे। पॉपी स्ट्रॉ क्या है, ये हस्क है, एक छोटा मोटा आप कह सकते हो खसखस जिसको बोल सकते हैं, या फिर घिसकर जो निकल कर आता है, ये जो बचता है ओपियम में से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें से जो बचा कुचा निकलेगा वो बोलता है उसको बोला जाता है पॉपी स्ट्रॉ। अब फार्मर्स क्या करेंगे, उस पॉपी स्ट्रॉ को बेच देंगे। जो भी स्टेट गवर्नमेंट आप कह सकते हो फैक्ट्रीज होंगी लाइसेंस्ड, जिनके पास लाइसेंस होगा प्रॉपर, ठीक है, फार्मर्स क्या करेंगे, सेल कर देंगे पॉपी स्ट्रॉ को उन सारी लाइसेंस्ड को। फिर उसके बाद क्या होगा, जो बची कुची पॉपी स्ट्रॉ होगी उसको हम लोग वापस से प्लफ कर देंगे, वापस से उसको फील्ड वगैरह में लगा देंगे। देखो क्या होगा, क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को लाइसेंस प्रोवाइड करवा देती है। तो जिनके पास ये लाइसेंस्ड होगा तो उनकी को हम लोग ये पॉपी स्ट्रॉस वगैरह सेल कर देंगे, ये फार्मर्स जो हैं। ओके, क्लियर हो गया। नाउ यहाँ पर बेसिकली इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बोली जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये देखो क्या होगा, इंडिया का जो ओपियम क्रॉप है इससे क्या होगा, हम लोग एल्कोलॉइड्स की प्राप्ति भी कर पाएंगे। अब ये एल्कोलॉइड्स एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे हम मेडिकल पर्पस को आप जो है मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ से 2-3 सेक्टर में हम लोग आप कह सकते हो अप्रोच करने वाले हैं। और जो है फिर उसके बाद जो बचा कुचा होगा और भी चीज़ें होंगी, हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं अब फिलहाल, अगर हम इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ देखें तो, कि सेंटर प्लान कर रही है कि अब क्या करेंगे, हम लोग एल्कोलाइड्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे। इन ओपियम में से, इन हफीम में से एल्कोलॉइड निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एल्कोलॉइड क्या होते हैं, इसको हम लोग मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और निकाल कर हम लोग यूज़ में भी लेंगे और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ को। ये होने वाला है ये सारा सिस्टम। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और यहाँ पर आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पीएम ने लॉन्च कर दिया है वेसल फॉर द सीचिल्स, ठीक है। सीचिल्स आपको एक कंट्री दिखेगी नीचे की साइड, अफ्रीका के बराबर में आसपास आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक हम हैंड ओवर करने की कोशिश करी है, एक तरीके से हैंड ओवर कर देंगे हम लोग, क्या, एक पेट्रोल वेसल, एक शिप जो है हम लोग हैंड ओवर करेंगे सीचिल्स को। काफ़ी अमाउंट है उसका, एक सेकेंड में आपको अमाउंट बताता हूँ उसका। 100 करोड़ रुपए उस वेसल का अमाउंट है। तो इंडिया जो है गिफ्ट करेगा पेट्रोल वेसल, लगभग 100 करोड़ रुपए का अमाउंट है किसको, सीचिल्स को। ये सब बातें कहाँ हुई है, ये सब बातें हुई हैं मोदी जी और राम कलवन, इन दोनों की वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसके अंदर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। और राम कलवन जी के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए सीचिल्स के, ठीक है। तो इनके साथ हमारी तब मीटिंग हुई है कह सकते हो काफ़ी टाइम बाद। इनका इलेक्शन हुआ था वहाँ पर अक्टूबर 2020 में। उसके बाद पहली बार हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड करा गया कि हम लोग जो है सीचिल्स को एक वेसल प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। हमारे रिलेशन जो है हम लोग अपने इंप्रूव कर रहे हैं इसके साथ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और यहाँ पर आता है हमारा पेज नंबर 13, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, बोला जा रहा है रशिया जो है सप्लाई करेगा मिलिट्री इक्विपमेंट्स किसको, पाकिस्तान को। देखो जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, सर्जी लेवरॉव, ये अभी इंडिया में थे, ठीक है। अब ये 2 दिन की विजिट पाकिस्तान पर हैं। तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हो गए, इन्होंने वेडनेसडे में बोला
कि जो मॉस्को यानी रशिया और इस्लामाबाद होगा, ये दोनों आपस में मिलकर वर्क करने वाले हैं, दोनों अपने रिलेशंस को मेंटेन करने वाले हैं, जो भी टेररिज्म है उसके अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं साथ में मिलकर। और जो रशिया है वो प्रोवाइड करवाएगा अनस्पेसिफाइड मिलिट्री इक्विपमेंट्स, किसको? पाकिस्तान को, ताकि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म यानी अपने आतंकवाद से लड़ सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो रशिया और पाकिस्तान है ये दोनों मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं, चाहे वो अगर हम बात करें समुद्र में, चाहे वो माउंटेन में बात करें, तो ये एक्सरसाइज भी कंडक्ट करने वाले हैं। इससे क्या होगा, दोनों के जो टाइज वगैरह हैं वो काफ़ी इंप्रूव होंगे और कोशिश भी करी जा रही है कि इनके जो रिलेशंस है वो इंप्रूव करे जाएं। ओके, तो ये था आर्टिकल। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे बात करी जा रही है, आप देख पाओगे कि जो है एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जो चाइना है, चाइना आप एक तरीके से आप कह सकते हो कॉम्बैट टाइप ड्रिल्स देख कर रहा है। कहाँ पर? आइलैंड पर। कौन सा आइलैंड पर? ताइवान पर। तो ताइवान में देखो, ताइवान और चाइना के बीच में इशू ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। ताइवान जो है हमेशा से कोशिश करता है कि चाइना जो हमेशा से कोशिश करता है कि ताइवान को ऊपर कब्जा कर लिया जाए, ताइवान को अपना पार्ट बोलता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ड्रिल देखने को मिल रहा है एक तरीके से। हम लोग ड्रिल किसको बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। किसको बोलते हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ सोल्जर्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़ इन पीस एंड वॉर, यानी कि वॉर के लिए तैयार होना, ठीक है, अपने सोल्जर्स को प्रिपेयर करना। इस तरीके के हम लोग उसको कॉम्बैट टाइप ड्रिल्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ताइवान का स्टेटमेंट भी आप देख लो। ताइवान जो है फाइट करेगा अपने आखिरी दिन तक, ठीक है। अगर चाइना अटैक करता है, यहाँ पे बोला गया इफ़ चाइना अटैक्स ताइवान विल फाइट टू अ वेरी लास्ट डे, आखिरी दिन तक जो है ताइवान भिड़ने वाला है। और अमेरिका भी पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला है ताइवान को। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, यहाँ पर देख पाओगे चाइना की तरफ से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती रहती हैं। ओके, तो इसके बारे में आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा। यार आज एक पता इंटरनेट का इशू हुआ, और अब जो है ये वीडियो का स्टक होना, ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये कभी कभी होता है, पता नहीं क्यों स्टक हो रहा है यहाँ पे वीडियो। आज आज 2-3 परेशानियाँ एक साथ आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करी जा रही है ईरानियन शिप के ऊपर अटैक कर दिया गया है रेड सी पर, ठीक है। और रिपोर्ट ये बोलती है कि वो इजराइल का काम है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान का एक शिप था, उस पर अटैक करा गया। कहाँ पर? रेड सी पर। मैंने आपको बताया कि उसमें ये देखोगे बोला क्या जा रहा है, इजराइल ने अटैक किया है। अब ये सारी सिचुएशन पता है कब आ रही है? जब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन कोशिश कर रहे हैं कि 2015 का जो न्यूक्लियर डील था उसको वापस से रिवाइव कर सकें ईरान के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ये जो डील है इसके पूरा का पूरा अगेंस्ट में था इजराइल, ठीक है, अगेंस्ट में था इजराइल। तो को यहाँ पर बोला ये जा रहा, रिपोर्ट ये बताती है कि जो ये अटैक किया गया है ये इजराइल के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल इशू चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। और न्यूक्लियर डील मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और अभी भी टेंशन मत लो, जो भी न्यू व्यूअर देख रहे होंगे वो बहुत बार ये न्यूक्लियर डील आने वाली है न्यूज़ के अंदर, उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यूएसए की एक न्यूज़ बताई गई है। जितने भी एडल्ट्स हैं यूएसए के अंदर वो एलिजिबल होंगे वैक्सीन के लिए 19 अप्रैल से। बकवास है न्यूज़, कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है पेज नंबर 14, दैट इज बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। इकोनॉमी आपके किस में आती है? जीएस पेपर 3 में आती है, इसको ध्यान रखना। पॉलिटी किस में आती है? जीएस पेपर 2 में आती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जीएस पेपर बता दे करो। और हिस्ट्री ज्योग्राफी किस में आती है? वो है जीएस पेपर 1 में आती है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ओके, नाउ यहाँ पे बात करी गई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपना फ्रेश सपोर्ट को बढ़ा दिया है, यानी कि पैसों की एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है नाबार्ड को और कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब यहाँ पे लगभग कितना अनाउंसमेंट किया गया है? 50 करोड़ रुपए यहाँ पर अनाउंस किया गया है। ओके, नाउ अब ये नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे बोला गया है कि जो कोविड-19 पैंडमिक का इम्पैक्ट बढ़ा इतना बुरा, उसकी वजह से आरबीआई ने बोला कि हम लोग अपना सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, 50,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट देंगे जितने भी आप कह सकते हो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे नाबार्ड को प्रोवाइड करवा रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए। उसी तरीके से जो है हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर इस तरीके से ही जो है हम लोग ये मनी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, नाउ यही था एक लौता आर्टिकल जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट ही था। नाउ बढ़ते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। नाउ ये है आज का हमारा सबसे पहला एडिटोरियल। यहाँ बात करी गई है, देखो अगेन इस आर्टिकल के बारे में हम लोग काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं। अगेन यहाँ पे क्या बोला गया है? RBI cannot afford to drop its guard on price stability while in search of growth। अभी हम लोगों ने क्या करा है?
जो हमारी एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हमने क्या करा, इन्फ्लेशन रेट था, इन्फ्लेशन रेट को अनचेंज रखा है। उसी के बारे में बताया गया है कि अभी हमने जो इन्फ्लेशन रेट है उसको रिन्यू किया है, और इन्फ्लेशन रेट रिन्यू करने के बाद जो टारगेट है हमारा वो बिल्कुल अनचेंज रहा है, और इस पैंडमिक की वजह से, वरना तो कुछ ना तो कुछ बदलाव देखने को मिलता, और अगेन यहाँ पर हमने कोई बदलाव नहीं किया है। और इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई का रेट क्या है उसके बारे में याद रखना है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप लोग उसके बारे में याद रखो। 4+-2 आज के टाइम का ये हमारा इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, महंगाई कैसे जज करेंगे, इस रेट से जज करेंगे। मतलब कि कैसे रखनी है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो मिनिमम है, मिनिमम जो महंगाई है वो कितनी होनी चाहिए, 2%। ठीक है, 2% इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। जो मैक्सिमम होना चाहिए वो 6% होना चाहिए। 4+2 6 और 4-2 2। ओके, तो उस वजह से हम लोग 4+-2 बोलते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर ये फंडा है, इसके तौर पर हम लोग अपने इन्फ्लेशन रेट को देखते हैं। तो बेसिकली बार बार वही आर्टिकल्स आ रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सब अनचेंज अब की बार देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने बात करा रेपो रेट है, वो भी अनचेंज देखने को मिल रहा है, और प्रोजेक्शन ये लगाया जा रहा है अगर हम लोग इन तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं तो जो हमारा जीडीपी वगैरह है वो काफ़ी एक्सपेंड होता हुआ नज़र आने वाला है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिन्होंने, आप कह सकते हो, प्रोजेक्शन किया है, और बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है जिन्होंने बताया है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है अब की बार ग्रो होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख पा रहे हैं एक सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ पर इसकी वजह से भी काफ़ी सारी परेशानियाँ क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, और देखेंगे फिलहाल आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, यहाँ बात करी गई है इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो पाए कहीं से कहीं तक, क्योंकि आज के टाइम पर जो केसेस हैं वो 1 लाख प्लस आ रहे हैं। अगेन जो है वही एडिटोरियल्स, रोते पड़ते एडिटोरियल्स वही वाले आ रहे हैं जो कि काफ़ी दिनों से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्योंकि दिल्ली और महाराष्ट्र में सिचुएशन काफ़ी बुरी हो चुकी है, वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लग चुका है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लोग वैक्सीनेशन को बढ़ा कर रखें, और ये जो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज बिल्कुल भी ना हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट पहले कर रहे हैं ना, कंट्रीज़ की मदद कर रहे हैं, पहले अपनी मदद करनी पड़ेगी। एडिटोरियल के अंदर यही बताया गया है, या हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ को। पहले अपनी पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन भी काफ़ी हायर है, पहले अपनी नीड पूरी करो, फिर उसके बाद जो है हम लोग बाकी चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि पहले अपने आप को कवर कर रही हैं, देन उसके बाद जो है वो लोग एक्सपोर्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, वाइल इट इज़ ट्रू दैट जो मोस्ट कंट्रीज़ हैं वो प्रायोरिटाइज़ कर रही हैं अपनी खुद की हेल्थ केयर वर्कर्स को। ठीक है, अपने खुद के हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पर प्रमोट कर रही हैं, और अपनी खुद के हेल्थ के ऊपर काम कर रही हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ सिचुएशन देखी जा रही है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है पहले अपनी ओन नीड्स को पूरी करो एक्सपोर्ट करने से पहले। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी कंट्री के अंदर सिचुएशन ख़राब चल रही है तो पहले उसे कवर करा जाए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख पाओगे, ये है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अबॉर्शन के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने एक जो है थंबनेल भी लगा रखा है। ये बेसिकली क्या है, अभी हाल ही में आप लोगों को मालूम है एमटीपी एक्ट को पास किया गया था राज्यसभा में। एमटीपी एक्ट क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, डिटेल्ड वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये नया एक्ट पास किया गया था, इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे, जिसको हम लोग संशोधन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बोला ये जा रहा है कि जो वेमेन का अबॉर्शन है, ठीक है, तो इसमें वेमेन के ऊपर हम लोग कुछ नहीं चीज़ छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें वेमेन का भी तो राइट होना चाहिए। बच्चा किसको पालना है, वेमेन को पालना है, तो वेमेन की यहाँ पर वेमेन को पालना है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए बच्चा उसको रखना है नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ज़बरदस्ती आप देख पाओगे बहुत सारे रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ लगा देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमारे पास एक एक्ट हुआ करता था, एमटीपी एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसके अंदर बदलाव करके अभी नया एक्ट पास किया गया है। ओके, यह पुराना वाला एक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि यहाँ पर एबॉर्शन तो आप करा ही नहीं सकते। ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम्स होंगी, जब फोर्टस यानी कि जो बेबी है वॉर्म के अंदर, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तब जाकर होगा। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर जो है एक टाइम पीरियड सेट कर रख दिया गया था कि जो प्रेगनेंसी है, अगर मान लो प्रेगनेंसी को हुए हुए 20 वीक्स हो गए, 20 सप्ताह हो गए, अगर 20 सप्ताह तक यहाँ पर पूरे हो गए तो फिर 20 सप्ताह तक आप प्रेगनेंसी पर इसका अबॉर्शन करा सकते हो। 20 सप्ताह के बाद जो है आप लोग अबॉर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि जो वो बेबी है वो थोड़ा सा उसकी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ठीक है,
तो फिर उसकी वजह से आप उसका अबॉर्शन नहीं करा सकते, यहाँ पर ये बोला जाता है। ये बेसिकली आप देख पाओगे यही सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। नाउ अब यही बदलाव करके हमने जो एमटीपी एक्ट है नया वाला, आप कह सकते हो जो अभी यहाँ पे 2020 का पास किया गया है, उसके अंदर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। पहले हम लोग यहाँ पे वो पढ़ते हैं, देखो क्या क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट पहले वाला था उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। और अगर हम बात करें इस 1971 से भी पहले, ये एक्ट से भी पहले आप कह सकते हो आप जो है अबॉर्शन करा ही नहीं सकते थे, मतलब वेमेन जो है अबॉर्शन करा ही नहीं सकती थी, वहाँ पे एक क्राइम बोला जाता था उसे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आप देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत छूट मिल चुका है। सबसे पहले आप देख पाओगे वेमेन कब अबॉर्शन करा सकती है, जब किसी वेमेन को ग्रेट इंजरी हो, ठीक है, वेमेन की जान को खतरा हो, तो उसकी वजह से वो अबॉर्शन करा सकती है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जो बच्चा है वो जब तक 20 सप्ताह यहाँ पे अगर हो जाते हैं, 20 वीक लिमिट दे रखी है, 20 वीक तक यहाँ पर आप अबॉर्शन करा सकते हो। उसके बाद अगर ग्रो हो जाता है बेबी तो उसके बाद आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो डाल रखी हैं। एक तरफ यहाँ पर वुमेन के पास अपने खुद के लिए राइट नहीं है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। राइटर यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इन सभी एक्ट को। राइटर के द्वारा कहना है कि वुमेन की अपनी भी तो चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि पालना कैसे है, पालना तो उसे है वुमेन को, ठीक है, उसको ध्यान रखना है, उसके ऊपर चॉइस होनी चाहिए। और उसी वजह से बहुत बुरे बुरे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो आज के आप टाइम पे देखोगे गलत तरीके से एकदम आप कह सकते हो एक गलत सिचुएशन की वजह से यहाँ पर अबॉर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इलीगल तरीके से वेमेन अबॉर्शन करा लेती हैं फिर, क्योंकि इन सब एक्ट की वजह से, ठीक है, यहाँ चक्कर मारो वहाँ चक्कर मारो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखो ना, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये एक्ट्स है ना, मैं इनको इतना एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, इनको एलोबरेट और ज़्यादा करूँगा मैं इस एक वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर इस एमटीपी एक्ट को और भी ज़्यादा मतलब डिटेल में एक भी पॉइंट उसके अंदर छूटेगा नहीं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये बोला गया है, जब उल्टी सीधी तरीके से आप देख पाओगे अनसेफली अबॉर्शन करा रही है वेमेन, तो आज के टाइम पर आप देख पाओगे लगभग 8 लाख इलीगल एंड अनसेफ अबॉर्शंस हैं जो कि हर साल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं और बहुत सारी डेथ भी होती हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर केयर नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आप लोग दूसरा लॉ पास करके आप थोड़े बहुत बदलाव कर दोगे तो फिर तब भी यही सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि आपने क्या बदलाव किया है, उसका जो टाइम पीरियड है, मैंने अभी आपको बताया जो लिमिट थी वो 20 वीक्स थी, अब लिमिट को बढ़ाकर 24 वीक्स कर दी है, ठीक है। अब 24 सप्ताह कर दिया, आप महीने से लगा सकते हो कितने महीने हो गए, ठीक है, तो 24 सप्ताह कर दिया है। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा ही बढ़ाया है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस है वो वैसे के वैसे ही हैं कि जो वेमेन है वो आप कह सकते हो, कोई अगर वेमेन है, अगर कोई परेशानी नहीं है ना उसे, तो वो अबॉर्शन नहीं करा सकती है। अगर कोई बच्चे में एबनॉर्मेलिटी है, बच्चे को आप कह सकते हो कोई बीमारी है, डिजीज़ है, तो फिर तब अबॉर्शन करा सकती है। या फिर जो है वेमेन को कोई परेशानी या फिर ऐसी कंडीशन आती है कि वेमेन की जान खतरे में है, तब वो अबॉर्शन करा सकती है, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है, और ये कंडीशन एज इट इज़ यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल छूट मिल गई है, सिर्फ टाइम पीरियड हल्का सा बढ़ता हुआ नज़र आया है। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो डॉक्टर की कंसल्टेशंस वगैरह है, यहाँ पे हम लोग को जो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो पहला वाला एक्ट था उसमें क्या था, 20 सप्ताह तक आपको क्या करना पड़ता था, 2 गायनोकोलॉजिस्ट की आपको ओपिनियन लेना पड़ता था। आप कह सकते हो 2 हाईली सर्टिफाइड डॉक्टर्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं जिनके पास 2 डिग्री हो, ठीक है, उन डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना पड़ता था। उसी तरीके से यहाँ पर अभी भी आपको अभी भी ओपिनियन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है 20 सप्ताह तक। लेकिन अभी क्या होगा, आप लोग एक का ओपिनियन ले सकते हो, लेकिन 24 सप्ताह के बाद अगर अबॉर्शन करवाना है 24 वीक्स में, तो आपको 2 पर्सन का ओपिनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली 2 डिग्री वाले डॉक्टर, यानी कि 2 डिग्री वाले डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल बात है, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। ज़्यादातर गांव वगैरह में एमबीबीएस डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे, शहर में भी ज़्यादातर एमबीबीएस देखने को मिलेंगे, और फिर गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो वेमेन है, ये सब वेमेन के पास आप कह सकते हो वेमेन का हक होना चाहिए, वेमेन को बच्चा पालना है, तो फिर उसके ऊपर यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस आपने जो क्या है पहले एक्ट था उसके ही थोड़ा सा एक्ट में आप कह सकते हो थोड़ा सा और चीज़ों को बढ़ा दिया है, क्या कर दिया, बस खाली टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। कंडीशन तो वैसी की वैसी हैं, वेमेन के पास अपनी पास चॉइस नहीं है। सबसे बड़ी बात मुद्दा यहाँ पर ऑथर के द्वारा ये उठाया गया है, वेमेन का अगर अपनी मर्जी से उसे अबॉर्शन कराना है तो वो नहीं करा सकती, ओके। ये था मुद्दा। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे याद रखना है, ये जो पुराना वाला एक्ट है ये है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। दूसरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसमें अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ओके ना। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये है, आज का लास्ट आर्टिकल बात करता है ट्रांस पर्सन के बारे में, ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में। यहाँ पर इसमें ज़्यादा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बट आप अपने एस्से वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बोला जा रहा है अभी हाल ही में क्या हुआ है, 13
13 मेंबर्स को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से क्या करा गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस में रिक्रूट किया गया है, छत्तीसगढ़ पुलिस में लिया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है और ये भी बोला जा रहा है कि जो 13 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं, आप कह सकते हो इनकी वजह से काफ़ी लोगों के अंदर हौसला भी आएगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हुई आई हैं, एक आप कह काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करती हुई आई हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये हिस्टोरिक ने अब बिल्कुल इतिहास रच दिया है, ये इस स्टेप ने बिल्कुल, ये आप कह सकते हो एक हिस्टोरिक स्टेप होने वाला है हम लोगों के लिए। और जो ट्रांसजेंडर है आज के टाइम पर अगर हम बात करें, आपको अब देखने को मिलेंगी, जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे खाकी वर्दी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो इनको एक अलग ही पहचान होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद जो आप कह सकते हो जितने भी ये सेलेक्टेड पर्सन हैं, इनकी अपनी खुद की पेनफुल स्टोरी है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है इनको, जो है आप कह सकते हो कहते हैं ना भेदभाव देखने को मिला है, ठीक है, काफ़ी अबेंडेंट करा गया है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करती हुई आई हैं। नाउ अब यहाँ पर आप देख पाओगे कैसे सर्व करने वाली हैं। और क्या अगर हम बात करें, ये छत्तीसगढ़ ने पहला स्टेप उठाया है, नहीं, तमिलनाडु में भी हम लोगों को देखने को मिला था, कुछ ट्रांसजेंडर को जो है तमिलनाडु पुलिस में इंडक्ट किया गया है, लिया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। आप इसे अपने हिस्से वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ देखने को मिला है। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उसके बारे में बात करी गई है। हाल ही में इनेक्ट किया था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ठीक है, 2019। यहाँ पे इसको जो है आप कह सकते हो लाया गया था, ताकि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको एक आइडेंटिटी मिल सके, एक आइडेंटिटी वो अपनी पहचान बना सके। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट करते हैं। इनसे क्या होगा, जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं वो उनको उनके खिलाफ भेदभाव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्या होगा, उन लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी दे पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि अभी तो हमने ये छोटा सा स्टेप उठाया है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ताकि जो इस टाइप की कम्युनिटीज़ हैं हम इनको सपोर्ट कर सकें। और सोशल नीड्स की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इनको आप कह सकते हो रेज कर सकें, और जो इक्वली जो एक बोला जाता है ना, इक्वल ट्रीट करा जाए, उसको हम लोग कर पाएँ, वो ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भी सभी लोग इक्वल। ओके, नाउ गाइस, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। और यहाँ पर एक और आर्टिकल है जिसका डिस्कशन मैं कल वाले आर्टिकल के साथ करूँगा। देखो, कल का आर्टिकल एक हमने छोड़ा था, स्किप किया था, और ये वाला आर्टिकल आज हम स्किप कर रहे हैं। इन दोनों आर्टिकल को क्या करूँगा मैं, कंबाइन करके कल डिस्कस करूँगा, वरना संडे में डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल सेम है, ठीक है। कार्बन न्यूट्रलिटी और उधर भी हमारा कार्बन एमिशन का आर्टिकल है, उस वजह से मैंने सोचा कि दोनों को कंबाइन करके कवर कर लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली हम लोग कवर कर पाएंगे। ओके, डोंट वरी। नाउ इसी के साथ करते हैं अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।